हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ASRB नेट एग्रोनॉमी के सिलेबस के बारे में। और इसमें हम कंप्लीटली यानी पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है। और नेक्स्ट सेक्शन में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो नेट एग्रोनॉमी है उसके लिए आपको कौन कौन सी बुक्स है वो कंसल्ट करनी है। लेकिन आज के इस सेशन में सिर्फ अपने सिलेबस पर डिस्कस करेंगे, वो भी पूरा डिटेल से भी आपको प्रिपरेशन करते समय किन चीज़ों पर ध्यान देना है और इसके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको पहले भी पिछले सेशन में भी बताया था कि जो हमारा ASRB नेट एग्रोनॉमी का जो बैच है वो 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, उसके अलावा स्टडी मटेरियल के रूप में आपको मिलेगी बुक्स, और बुक्स की जो हार्ड कॉपी है वो बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर भी आएगी। उसके अलावा हर सैटरडे आपको टेस्ट भी मिलेगा, जिससे आप अपना कंटिन्यू इवोल्यूशन भी कर सकते हैं, मूल्यांकन भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो कोर्स है वो कहाँ से एक्सेस करेंगे आप, तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म का जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट भी है जो है www.onlineagriculture.org, है ना, वहाँ पर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी वेबसाइट से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका जो प्राइस है वो कितना है, देखिए नेट के जितने भी कोर्सेज है, चाहे सॉइल साइंस का भी हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट होने जा रहा है 5 सितंबर से, और 12 सितंबर से फ्रूट का यानी पोमोलॉजी का और वेजिटेबल साइंस का भी स्टार्ट होने जा रहा है। नेट की जो फीस है वो 10,000 रुपीज़ है, यानी 10,000 रुपये हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था लाइव क्लासेस, वो ही क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में रह जाएगी, और उसके अलावा स्टडी मटेरियल बुक्स के रूप में आपके एड्रेस पे बाय पोस्ट भिजवाया जाएगा और आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी। और ज़्यादा जानकारी या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो चुके हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्लासेज है वो आपकी कंटिन्यू 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, जिसका शेड्यूल एप्लीकेशन पर डाल दिया जाएगा या फिर जो ग्रुप है उसके अंदर डाल दिया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस का डिस्कस करने के लिए मैं इनवाइट करता हूं डॉक्टर विमल सर को, जो आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। ठीक है, आइए सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विमल कुमार आज आपको एग्रोनॉमी के सिलेबस को डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, और इसमें क्या मटेरियल कहां से मिलेगा और उसको कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, ऑनलाइन में इसकी क्लासेस कैसे रहेंगी, वो सर ने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद में सिलेबस को डिटेल में हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो जो इस प्रकार है। फ्रेंड्स, हमारे एग्रोनॉमी के नेट के लिए या ARS प्री के लिए जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। ARS प्री का सिलेबस और नेट का सिलेबस पूरा सेम होता है। तो हमारा जो नेट का सिलेबस है वो टफ बन गया है, और अगर बिना किसी की सहायता से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे अवेलेबल प्लेटफॉर्म से आप करना चाहते हैं तो बहुत ईजिली आपका तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर हम अपना सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे, उसके साथ में आपको सारा डिटेल में इंफॉर्मेशन के साथ में आपको PDF के फॉर्म में मटेरियल दिया जाएगा। तो सिलेबस इसका जो एग्रोनॉमी का सिलेबस है वो 13 यूनिटों में 13 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट्स, हर एक यूनिट में एक से दो डिफरेंट बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। वो बुक्स आप अगर अपने आप से पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और शायद हो सकता है सारी बुक्स आपको अवेलेबल भी ना हो।
ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी बुक्स से मटेरियल लाके यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहली यूनिट आपकी बोलती है क्रॉप इकोलॉजी एंड जियोग्राफी। क्रॉप इकोलॉजी और जियोग्राफी में क्या क्या आएगा? प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप इकोलॉजी, क्रॉप इकोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है, क्रॉप इकोसिस्टम क्या है, क्रॉप डिटर्मिनेशन क्या है, क्रॉप का इकोलॉजी है क्या, आखिर कहाँ पर क्रॉप ग्रो की जा सकती है, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होगी, मतलब वहाँ पे जियोग्राफी कैसी होनी चाहिए। जैसे आपकी कुछ क्रॉप्स हिली एरिया में ग्रो की जाती हैं, कुछ क्रॉप्स लोअर एरिया में मतलब प्लेन में ग्रो की जाती है, प्लेन वाली क्रॉप्स आपकी हिली एरिया में नहीं ग्रो की जा सकती हैं, तो वो इकोलॉजी है, ठीक है। वो जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से वहाँ की जो इकोलॉजी वो चेंज होगी और उसी के हिसाब से हम क्रॉप्स को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ये एक अलग से एक वीडियो बनेगा, इसका अलग से एक वीडियो बनेगा आपका यहाँ से, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी ये अलग वीडियो रहेगा। इस हिसाब से आपका यूनिट वाइज इसको स्प्लिट करके, पूरा सिलेबस स्प्लिट करके यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल लिमिट्स ऑफ द क्रॉप यील्ड। अब फिजियोलॉजिकल लिमिट्स क्या हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे फिजियोलॉजिकल लिमिट्स क्या हैं? टेम्परेचर बढ़ गया, अगर जो मान लो टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या गेहूं की यील्ड प्रॉपर होगी? जैसे कि मान लो कहते हैं गेहूं अगर जो आपकी टिलरिंग स्टेज पे है उस समय पे अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या है, टिलरिंग होगी? नहीं होगी। अगर टिलर्स कम होंगे तो यील्ड कम होगी। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो टिलर्स बिल्कुल उसकी ग्रोथ ही रुक जाएगी, स्टंटिंग हो जाएगी। स्टंटिंग हो गई मतलब उसकी जो हाइट है वो छोटी रह गई और बालियाँ बहुत जल्दी निकल गई, मतलब उसकी जो हेड्स हैं, तो उससे क्या होगा, उसकी यील्ड रिड्यूस हो जाएगी। वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है। वेरिएबिलिटी इन रिलेशन टू इकोलॉजी, इकोलॉजी के साथ उसकी क्या वेरिएशन होगा, इकोलॉजी के साथ वो क्रॉप्स को कैसे वेरिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब जैसे चेंज हो रहा है उस हिसाब से हम इकोलॉजी के हिसाब से अपनी क्रॉप्स को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल एग्रो इकोलॉजिकल एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। देखिए एग्रो इकोलॉजिकल एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, जैसे एग्रो इकोलॉजिकल रीजन कितने हैं और वो रीजन कैसे डिवाइड किए गए, किस बेस पे डिवाइड किए गए, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, ठीक है। और एग्रो क्लाइमेटिक रीजन किस बेस पे डिवाइड किया, जैसे 21 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है और 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है इंडिया के, एग्रो क्लाइमेटिक जोन बोलते हैं जिनको, ठीक है। तो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछते ही है नेट में 101% एग्रो इकोलॉजिकल एग्रो क्लाइमेटिक जोन से क्वेश्चन पूछता है। इसका आपका डिटेल में इंफॉर्मेशन पढ़ाई जाएगी, ठीक है। जैसे 15 एग्रो इकोलॉजिकल एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन कौन से हैं, आपके 15 हैं। इसको फिगर वाइज बताएंगे। जैसे मान लो अगर इंडिया को बनाते हैं, इस प्रकार से कुछ इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहाँ पर है, यहाँ फिगर वाइज आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे कि वेस्टर्न हिमालयन जोन, ईस्टर्न हिमालयन जोन, ट्रांस गंगेटिक जोन, मिडिल गंगेटिक जोन, अपर गंगेटिक जोन, मिडिल गंगेटिक जोन, लोअर गंगेटिक जोन, ठीक है। ये फिर उसके बाद में डिजर्ट जो आपका है, इस प्रकार से मतलब एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स 15 हैं और वो 15 जोन में कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका था जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीरियल्स, लेग्यूम्स, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स। जियोग्राफी के हिसाब से सीरियल, कुछ सीरियल्स आपकी हाई लैटिट्यूड में मतलब ज़्यादा ऊंचाई पे ग्रो की जाती हैं, उगाई जाती हैं। कुछ सीरियल्स कम हाइट पे मतलब प्लेन एरिया में उगाई जाती हैं। ऐसे ही लेग्यूम को क्लासिफाई किया गया, ऐसे ही ऑयल सीड को मतलब क्लासिफाई किया गया है, ऐसे ही वेजिटेबल को क्लासिफाई किया गया, ऐसे ही फॉडर को, ऐसे ही फॉरेज को। इस प्रकार से ये सारी की सारी क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर कमर्शियल क्रॉप्स कौन सी हैं,
वो कमर्शियल क्रॉप्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एग्रो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से वो पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे कमर्शियल क्रॉप्स में आपकी कमर्शियल क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, जैसे एक टेपियोका है, टेपियोका कैसी है, वेजिटेबल क्रॉप है, वेजिटेबल में वो भी कमर्शियल है, कमर्शियल मतलब जो पैसे ले आए, ठीक है। तो ये कमर्शियल पर्पज, पूरा टेपियोका उगा के एक आदमी खा नहीं लेगा, एक फार्मर खाता नहीं, वो मार्केट ले जाता है, ठीक है। तो ये टेपियोका, और इधर ये क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में है। लेकिन अगर हम पोटैटो की बात करें, क्या पोटैटो ट्रॉपिकल रीजन में हम अब साउथ इंडिया में ग्रो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जियोग्राफिकली वो आपका कहाँ ग्रो होगा, ठंडे रीजन में, ठीक है। जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन के बेस पे वो डिपेंड करेगा, ठीक है। ऐसे स्पाइसेस हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, एरोमेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है। एडवर्स क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जो भी एडवर्स मतलब निगेटिवली इफेक्ट करने वाले, जो मतलब क्रॉप की ग्रोथ को रोकने वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है। ज़्यादा जैसे क्या होता है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्रॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए अच्छे माने जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब कोई फैक्टर ज़्यादा या कम हो जाता है, एक्सट्रीम हो जाए या वेरी लो हो जाए, तो वो क्या करता है, वो निगेटिवली क्रॉप पे इफेक्ट करता है। उसकी लिमिट्स वगैरह यहाँ पर बताई जाएंगी। जैसे कि टेम्परेचर की बात कर लो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका क्लाइमेटिक फैक्टर है, ठीक है। टेम्परेचर क्या हुआ कि टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ गया, मतलब 40 के ऊपर चला गया, 40 के ऊपर चला जाता है, तो क्या क्रॉप्स, कोई क्रॉप की सोइंग करने के बाद उसका जर्मिनेशन होगा, वो कुछ क्रॉप्स का होगा जो कि जायद सीजन में, लेकिन 40 के ऊपर वो भी नहीं होता है। 30 से 35 के बीच में सारे के सारे जर्मिनेशन है, लेकिन 40 पे कोई जर्मिनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर वो माइनस में चला जाता है, माइनस में भी जर्मिनेशन नहीं होगा, ना तो ग्रोथ होगी। तो इस हिसाब से हर एक क्रॉप्स का क्लाइमेटिक कंडीशन, जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप प्रोडक्टिविटी क्या है, इसके बारे में बताएंगे कि प्रोडक्टिविटी है क्या, ठीक है। पर यूनिट एरिया में क्रॉप का कितना प्रोडक्शन हो सकता है, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं, कितना उपज ले सकते हैं हम क्रॉप की, वो है प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर या फिर फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी फैक्टर्स हैं वो बताए जाएंगे। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नेट एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, नेट एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब क्या है, जैसे कि आपने फोटोसिंथेसिस किया, उसके बाद उसका कौन सा पार्ट, जैसे कार्बोहाइड्रेट बना, प्रोटीन बना, कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन बनेगी, फैट बनेगी, ये सब बनेगा, जो ये बनने के बाद में प्लांट में जो एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, वही एसिमिलेशन बोला जाता है, ठीक है। कहीं भी एसिमिलेशन वर्ड आ जाए तो मतलब कि वो बायोलॉजिकली कहीं पर इकट्ठा हो रहा है। जैसे एसिमिलेशन इन ह्यूमन बॉडी, मतलब आदमी में, इंसान में अगर कोई चीज़ का एसिमिलेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है कि मतलब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में क्या किया, उसका कुछ पार्ट हमारी बॉडी में प्रोटीन के फॉर्म में इकट्ठा हुआ, कुछ पार्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में इकट्ठा हुआ, कुछ ग्लूकोज के फॉर्म में डायरेक्टली हमको एनर्जी दे रहा है, कुछ फैट के फॉर्म में एक्यूमुलेट हो गया, वही हमारा एसिमिलेशन है। ऐसे ही प्लांट में भी होता है, प्लांट में भी जैसे न्यूट्रिएंट उसने एब्जॉर्ब किया, एसिमिलेशन हुआ, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के बाद में वो क्या सारा का सारा न्यूट्रिएंट ऐसे ही एज इट इज़ नहीं ले लेगा, उसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट का फिर एसिमिलेशन होगा डिफरेंट फॉर्म में, वो कुछ पार्ट कार्बोहाइड्रेट में बन जाएगा, कुछ प्रोटीन में बनेगा, कुछ फैट में बनेगा, और फिर वो इकट्ठा हो जाएगा, उससे एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, कोई लीफ बना देगा, कोई कुछ बनाएगा, ऐसे बनेगा, ये एसिमिलेशन होता है, ठीक है। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या है, मतलब सोलर एनर्जी सन से मिलने वाली एनर्जी, ठीक है। जो सूर्य है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, उनसे क्या होता है 0.42, उसकी रेंज आपको पता ही है, 0.42 0.7 नैनोमीटर, ठीक है। ये रेंज हमारी फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, मतलब ये रेंज हमारी जो विजुअल रेंज है, यही हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए यूजफुल होती है। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंट स्पेक्ट्रम जो हैं फोटो से मतलब सन के, वो सारे स्पेक्ट्रम यहाँ पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि सनलाइट का डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कि गामा रेज कहाँ तक है और विजुअल कितना से कितने तक है, या फिर एक्स रेज कहाँ, रेडियो रेज कहाँ है, ठीक है। ये सारी की सारी यहाँ पर पढ़ाएंगे।
ऐसे ही ये क्रॉप इकोलॉजी का यूनिट है, उसी हिसाब से आपका वीड मैनेजमेंट एक यूनिट है, सेकेंड यूनिट। वीड मैनेजमेंट में क्या है, वीड होता क्या है, वीड की डिफिनीशन बताएंगे कि अनएडवांटेज या अनवांटेड प्लांट अगर किसी भी क्रॉप में, किसी भी फील्ड में, मतलब हम ना चाहते हैं कि ये प्लांट हमारे फील्ड में ना हो, लेकिन वो फील्ड में आ गया है, वो अनवांटेड हुआ, मतलब हमें नहीं पता है, हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो आ गया। जैसे कि हमें पता होता है कि घर में कोई मेहमान आया, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है जिसको हम चाहते हैं कि वो हमारे घर में आए, वो आया, तो वो वीड नहीं कहलाएगा। लेकिन जब अगर जो कोई अनवांटेड आ गया कि हम उसको नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी वो आ रहा है, तो वो कैसे रहेगा, वो एज ए वीड होगा। इसी प्रकार से जैसे फील्ड में होता है, क्रॉप में जैसे फसल कर रहे हो, फसल में क्या होता है कि हमने चाहा कि हमारी सिर्फ फसल ही फसल रहे, जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं में हमने सोचा कि हमारी सिर्फ फसल रहे, मतलब गेहूं की ही प्लांट दिखाई पड़े और कोई मामा का प्लांट ना दिखाई पड़े, पौधा ना दिखे, जैसे मामा जो गुल्ली डंडा जिसको बोलते हैं, फेलरिस माइनर, तो वो ना दिखना चाहिए, लेकिन क्या होता है वो आ जाता है, वो अनवांटेड है, मतलब हमके नहीं चाहिए लेकिन वो आ गया, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वीड। अब वीड का, वीड मैनेजमेंट एक यूनिट है, इसमें क्या है, वीड स्कोप एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वीड। स्कोप क्या है वीड का, वीड कभी कभी ऐसा नहीं है कि वीड हमेशा निगेटिव इफेक्ट करेगा, वीड कभी कभी पॉजिटिव इफेक्ट भी करता है। वीड जब पॉजिटिव इफेक्ट करता है तो उस प्लांट को हम वीड में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कभी कभी सॉइल मॉइस्चर या फिर इरोजन को चेक करने के लिए कुछ प्लांट जो वीड के फॉर्म में, हमारी क्रॉप के लिए वो वीड हैं, लेकिन वो इरोजन को रोक रहे होते हैं, इसलिए उन्हें वो प्लांट हमारे पॉजिटिव इफेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो प्लांट न्यूट्रिएंट को और मॉइस्चर को ले रहे होते हैं, इसलिए वो निगेटिवली इफेक्ट करते हैं क्रॉप पे। लेकिन एक प्रिंसिपल से वो पॉजिटिव रिस्पांस कर रहे होते हैं, एक प्रिंसिपल से वो निगेटिव रिस्पांस कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसको हम वीड में डालते हैं। लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस के साथ में निगेटिव रिस्पांस भी होता है वीड का, लेकिन कुछ केस में, मैक्सिमम केस में वीड हमारा निगेटिव ही होगा, मैक्सिमम क्या, हर एक पोजीशन में, ठीक है। तो स्कोप क्या होता है और उसके प्रिंसिपल क्या है वीड मैनेजमेंट के, वीड क्लासिफिकेशन क्या है, वीड क्लासिफिकेशन जैसे क्रॉप का क्लासिफिकेशन था कि वो सीजन वाइज क्रॉप को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जैसे रबी सीजन, खरीफ सीजन, जायद सीजन की क्रॉप्स हैं, ऐसे ही यहाँ वीड भी हैं, वीड को भी क्लासीफाई किया, रबी सीजन के वीड, खरीफ सीजन के वीड, जायद सीजन के वीड, उसके हिसाब से उसके बाद में वीड मतलब खरपतवार, ठीक है। उसके बाद में ये कुछ फैकल्टेटिव वीड होते हैं, फैकल्टेटिव कुछ नॉन फैकल्टेटिव हैं, ठीक है, सिलेक्टिव वीड्स हैं, ठीक है, और पैरासाइटिक, ठीक, इस प्रकार से बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड एलिलोपैथी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसका क्या है, मतलब वीड का क्लासिफिकेशन किस बेस पे करेंगे, बायोलॉजिकल बेस, उसकी बायोलॉजी क्या है, उसकी बोटेनिकल इफेक्ट, बोटेनी क्या है, बॉटनी क्या है क्रॉप की, मतलब वीड की। उसके बाद इकोलॉजी, वो किस इकोलॉजिकल कंडीशन में सुटेबल है, ठीक है। उसके बाद में एलिलोपैथी, एलिलोपैथी क्या होता है, कुछ केमिकल वीड में होते हैं जो कि सॉइल में छोड़े जाते हैं, और सॉइल में छोड़ने के बाद में वो हमारी क्रॉप पे निगेटिवली इफेक्ट करते हैं, मतलब हमारी क्रॉप को न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में रोकते हैं, या फिर उसमें डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें एलिलोपैथी, मतलब निगेटिवली इफेक्ट करने वाले केमिकल्स जो कि वीड के द्वारा, मतलब खरपतवार के द्वारा छोड़े गए, ठीक है। या ये एलिलोपैथी खरपतवार में भी यूज होता है, या फिर कभी कभी तुमने देखा होगा, आप लोग देखते होंगे कि आपका ये होता है एक सफेदा का प्लांट होता है, सफेदा जिसे लिप्टस बोलते हैं, यूकेलिप्टस, उसके पत्ते जहां भी गिरते हैं उसके पत्ते में एक स्मेल आती है, उसके पत्ते जहां भी गिरेंगे वहां पर क्रॉप नहीं ग्रो होगी। वो क्यों नहीं ग्रो होती, क्योंकि सफेदा अपने पत्तों से एलिलोपैथिक केमिकल प्रोड्यूस करता है। वो क्या करता है, वो जर्मिनेशन को रोकता है, कोई भी सीड को जहां पर भी इसके पत्ते होंगे वहां पर कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वो एलिलोपैथिक इफेक्ट हो है, ठीक है। उसके बाद क्रॉप बीट कंपटीशन, क्रॉप के साथ बीट का मतलब खरपतवार का कंपटीशन कैसा है, कितनी देर तक वो कंपटीशन करता है, कैसे कंपटीशन करता है, न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन कर रहा है, मतलब वो न्यूट्रिएंट ज़्यादा ले रहा है या फिर
पानी के लिए कंपटीशन कर रहा है, किसके लिए कंपटीशन कर रहा है, वो क्रॉप वीट कंपटीशन है। सनलाइट के लिए कंपटीशन कर रहा है, किसके लिए कंपटीशन कर रहा है, वो चीज यहाँ पर कवर की जाएगी। बीड थ्रेश, बीड का थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, किस लेवल पे हम बीड मैनेजमेंट करेंगे। जैसे क्या हुआ, फील्ड है आपकी, फील्ड में आपने देखा कि एक प्लांट आपको वीट सा दिखाई पड़ा, या फिर कुछ परसेंट आपको वीट दिखाई पड़ रहा, क्या आप सीधे आप उसको वीट मैनेजमेंट के लिए कर दोगे, क्या वीडिसाइड यूज कर दोगे, नहीं करोगे। एक लेवल होता है जब आपको लग जाता है कि यहाँ से हमारी इकोनॉमिक यील्ड इफेक्ट होगी, मतलब हमारी जो क्रॉप की यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, या फिर जिसे उत्पादन बोलते हैं, उत्पादन है, वो जब निगेटिवली इफेक्ट होने लगता है तो उसे हम थ्रेशोल्ड लेवल बोलते हैं। तो वीट का थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, किस समय पे हम वीट को मैनेज करेंगे, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हर्बिसाइड्स क्लासिफिकेशन, हर्बिसाइड मतलब जो भी केमिकल हर्ब्स को मारने के लिए, मतलब ये वीट को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसे हर्बिसाइड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हर्बिसाइड्स कहाँ गया, हाँ, बीट कंपटीशन, फार्मूलेशन, हर्बिसाइड्स के क्लासिफिकेशन, उसके बाद फार्मूलेशन, मोड ऑफ एक्शन, हर्बिसाइड का वो कैसे एक्शन कर रहा है, सिलेक्टिव है कैसा है, ठीक है। सिलेक्टिविटी मतलब हर्बिसाइड को किस बेस पे सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्शन, उसके बाद रेजिस्टेंस, क्रॉप में उसकी रेजिस्टेंसी आ गई है या नहीं आई है, ये पता करके उसके बाद में चेंज करना है हर्बिसाइड को, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ हर्बिसाइड इन सॉइल एंड प्लांट, सॉइल और प्लांट में इसकी परसिस्टेंसी क्या हो गई है, एप्लीकेशन मेथड, इक्विपमेंट, एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करेंगे हर्बिसाइड को, और उसके लिए इक्विपमेंट कौन कौन से लगेंगे, कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट मतलब औजार होते हैं वैसे, तो जैसे कि हम स्प्रेयर वगैरह यूज करते हैं ना, वो हमारे इक्विपमेंट में आएंगे जो हर्बिसाइड स्प्रे के लिए यूज किया जाए, वो कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल, बायोलॉजिकली वीड को कैसे कंट्रोल करेंगे, जैसे बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल में कुछ इंसेक्ट हैं, कुछ वीड ही वीड को कंट्रोल कर लेते हैं। मैक्सिमम क्या होता है, इंसेक्ट हमारे कुछ वीड को खाते हैं, कुछ मतलब खरपतवार को खाते हैं, तो उनको बायोलॉजिकली हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल हर्बिसाइड, कुछ बायोलॉजिकली हर्बिसाइड हैं जो मतलब हर्ब से ही केमिकल निकाल के हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट यहाँ पर आ गया। क्या है ये इंटीग्रेटेड, यहाँ क्या है, वीड को मैनेज करना है, लेकिन हम उसको पूर्णतया खत्म नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे ताकि हमारी क्रॉप की इकोनॉमिक यील्ड भी, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है वो डाउन ना हो, लेकिन जो वीड की जो स्पीसीज है वो भी खत्म ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, कंटिन्यू कोई स्प्रे कर रहे हैं तो वो स्पीसीज ही खत्म हो गई, वो नहीं करना है। यहाँ इंटीग्रेटेडली हम वीड को मैनेज करेंगे, ठीक है। स्पेशल वीड्स, कुछ स्पेशल वीड्स हैं जैसे पैरासाइटिक, एक्वेटिक वीड एंड देयर मैनेजमेंट। पैरासाइटिक वीड मतलब जो पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि प्लांट है, प्लांट के ऊपर ग्रो हो गया, ठीक है, और वहाँ पर वो उसके ऊपर स्टेम से ही अपने न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, जो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसी से वो अपना एब्जॉर्प्शन ले रहा है और उसके बाद में अपनी ग्रोथ ले रहा है। मतलब उसकी खुद की जड़ें नहीं है नीचे जमीन में, लेकिन वो क्या कर रहा है, प्लांट के ऊपर ही रह के और वहीं पर सर्वाइव कर रहा है, और वो फलता फूलता भी है, तो उसे पैरासिटिक बोलते हैं। जैसे पैरासाइट, पैरासाइट क्या होता है, किसी ह्यूमन बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, किसी जिंदा आदमी के ऊपर कोई दूसरा जिंदा जानवर या इंसेक्ट अगर सरवाइव करता है तो उसे हम पैरासाइट बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक किलौनी होती है, मतलब गांव में देखते हैं ना, जो कुत्तों को लग जाती है या फिर कभी कभी जानवरों में लग जाती है, वो क्या है, पैरासाइट है, ठीक है। उसके बाद में एक्वेटिक वीड, एक्वेटिक वीड कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद में फील्ड क्रॉप्स, एक्वेटिक वीड्स एंड देयर मैनेजमेंट, लैंड वाटर, वीड कंट्रोल शेड्यूल, वीड कंट्रोल शेड्यूल यहाँ पर है, ठीक है। फील्ड क्रॉप, वेजिटेबल,
प्लांटेशन क्रॉप, रोल ऑफ जीएम क्रॉप एंड मैनेजमेंट। यहाँ क्या है, देखो वीड कंट्रोल शेड्यूल करेंगे किस किस क्रॉप के लिए, फील्ड क्रॉप के लिए, वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए, प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए, और रोल ऑफ जीएम क्रॉप इन वीड मैनेजमेंट। जीएम क्या है, जीएम क्रॉप एक्चुअली क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती हैं। इसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट या किसी पर्टिकुलर वीड के लिए रेजिस्टेंट जीन डाल दी जाती है, और वो क्या करती है, उस पर्टिकुलर वीड या इंसेक्ट को वहां पर प्लांट के आसपास ग्रो नहीं होने देता है, या वो प्लांट उसके ऊपर निगेटिवली इफेक्ट नहीं कर पाएगा, उसे हम जीएम क्रॉप बोलते हैं। इसी प्रकार से आपका आता है थर्ड यूनिट, सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर। सॉइल फर्टिलिटी और फर्टिलाइजर में क्या क्या कवर किया जाएगा, हिस्ट्री ऑफ सॉइल, सॉइल की हिस्ट्री क्या, सॉइल है क्या, सॉइल अर्थ सरफेस का ऊपरी सरफेस है, अर्थ सरफेस में क्रस्ट आता है, जो क्रस्ट का सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो कि एरेबल है, जिसमें पोर स्पेस है, उसे हम सॉइल बोलते हैं, ठीक है। और उसका सॉइल कैसे बनी, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कब कैसे कितने दिन में सॉइल बनी है, वो कैसे है, जैसे कि 800 से 1000 साल लगता है 1 इंच सॉइल बनने के लिए, उसकी हिस्ट्री क्या है। कोई सॉइल अगर है, जैसे रेड सॉइल है, तो रेड सॉइल कब बनी, कैसे बनी है, उसकी मतलब पेरेंटल मटेरियल क्या है, वो कहाँ से बनी, मतलब उसके पेरेंटल मटेरियल मतलब किस रॉक से बनी है, जिस रॉक से बनी होगी उसमें उसी रॉक्स के मिनरल्स या एलिमेंट्स की ज़्यादा होगा, तो वो चीज़ हम उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट की एसेंशियलिटी एंड क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट। यहाँ क्या कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट एसेंशियलिटी, यहाँ क्या कितने इसेंशियल न्यूट्रिएंट, जैसे 20 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, 20 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, 20 में हमारे 3 हैं नॉन एलिमेंट्रिक इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और 17 हैं इसेंशियल एलिमेंट्रिक इसेंशियल न्यूट्रिएंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स आपके कहाँ से आए, वो हवा से ले लिए गए, इसेंशियल एलिमेंट्स कहाँ से ले लिए गए, मिट्टी से ले लिए गए, ठीक है। उसकी क्रिटिकल लिमिट क्या है, कितना कंसंट्रेशन में प्लांट में होती है, वो सब यहाँ पर डिटेल के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। इन प्लांट न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन, न्यूट्रिएंट का आपस में इंटरेक्शन क्या है, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, उसके लिए कैसे डायग्नोसिस करेंगे, ये टेक्निक्स पूछते हैं कि डायग्नोसिस के टेक्निक मतलब प्लांट में नाइट्रोजन की मात्रा जानने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो टेक्निक्स यहाँ पर पढ़ाएंगे विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इमर्जिंग डिफिशिएंस। तो उसके लिए स्पेशल इमर्जिंग एफिशिएंसी के लिए सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट, उनका जो न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन है वो पढ़ाएंगे। जैसे न्यूट्रिएंट हमारे टोटल हैं, उनमें से कुछ प्राइमरी हैं, कुछ सेकेंडरी हैं, उसमें कुछ माइक्रो हैं, कुछ मैक्रो हैं। आपके 6 माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं और रेस्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं 17 में, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी, देयर इंडिकेटर, सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है। फर्टिलिटी ये इनहेरेंट मतलब कैपेसिटी ऑफ सॉइल है टू प्रोड्यूस द प्लांट और प्रोड्यूस द क्रॉप। यहाँ प्रोडक्टिविटी क्या है, क्रॉप की पर एरिया प्रोडक्शन क्या रहेगा, या क्रॉप की क्रॉप प्रोडक्शन करने की क्षमता क्या है सॉइल की, वो है प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर यहाँ न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बेस पे है, यहाँ पर क्रॉप का प्रोडक्शन बेस पे है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी के बारे में डिफरेंस पूछता भी है और ये बताया भी जाएगा, और इसमें कैसे एनालाइज करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है कि क्या सारी प्रोडक्टिव सॉइल, सारी की सारी प्रोडक्टिव सॉइल फर्टाइल होती है, यस और नो, यस होती है। क्या सारी की सारी फर्टाइल सॉइल प्रोडक्टिव हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि फर्टिलिटी हमारी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है। कभी कभी न्यूट्रिएंट ज़्यादा भी हो सकता है जो कि क्रॉप पे निगेटिवली इफेक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल पे आपने देखा होगा कि जब हम यूरिया डालते हैं, यूरिया की एक पर्टिकुलर मात्रा डाली जाती है, अगर हम ज़्यादा यूरिया डाल देते हैं तो हमारी क्रॉप वहाँ पर जल जाती है, तो वो क्या किया, न्यूट्रिएंट ने निगेटिव इफेक्ट किया, ठीक है। वही है फर्टिलिटी, जब हमने न्यूट्रिएंट ज़्यादा डाल दिया, यूरिया डाली, तो क्या हुआ, फर्टिलिटी बढ़ गई, ठीक है, मतलब उस समय क्रॉप की वो एक्चुअल में फर्टिलिटी है। और
जैसे ही वो क्या किया, फर्टिलिटी है, लेकिन उससे उसके हिसाब से तो क्रॉप ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ, क्रॉप कम हो गई, हमारा प्रोडक्शन कम हो गया। तो वो क्या है, फर्टाइल, ऑल फर्टाइल सॉइल्स प्रोडक्टिव सॉइल नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इज दैट ऑल प्रोडक्टिव सॉइल्स शुड बी फर्टाइल सॉइल, यस और नो, यस। इज दैट ऑल फर्टाइल सॉइल इज प्रोडक्टिव सॉइल, क्या सारी फर्टाइल सॉइल प्रोडक्टिव सॉइल हो सकती हैं, यस और नो। तो वो आप बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बताया है इंडिकेटर उसके क्या है, फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी मेजर के लिए इंडिकेटर क्या रहेंगे। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट क्या है, इंक्लूडिंग लिक्विड लिक्विड फर्टिलाइजर कंपोजिशन, देयर कंपोजिशन, मिनरल्स अवेलेबिलिटी, रिएक्शन, रिडक्शन, ये सारी चीजें यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। वाटर सोल्यूशन फेजेस, मतलब फर्टिलाइजर कैसे, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं और वाटर नॉन सोल्यूबल फर्टिलाइजर कौन से हैं। उसके बाद में फास्फेटिक फर्टिलाइजर स्पेशली क्लासीफाई किया गया सोल्यूबिलिटी बेस पे, वाटर सोल्यूबल, साल्ट सोल्यूबल, ऐसे करके वो सब यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है। स्लो रिलीज फर्टिलाइजर, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर कौन से हैं वो सारे के सारे यहाँ पर पढ़ाएंगे। और उसमें स्लो रिलीज फर्टिलाइजर में आपके कौन से ऐसे फर्टिलाइजर हैं जो स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए हैं, जैसे कुछ क्रॉप्स के लिए कुछ फर्टिलाइजर हम नहीं डाल सकते, वो भी यहाँ पर डिटेल में पढ़ाएंगे। नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, नाइट्रिफिकेशन को जो इनहिबिट करने वाले हैं वो सब यहाँ पढ़ाएंगे। देयर क्रॉप प्रोडक्शन, उसका इफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन पे क्या है। प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, यहाँ देखो आ गया प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। क्यों ये है, इसलिए है क्योंकि जब तक ये प्रिंसिपल और मेथड अगर हम प्रॉपर नहीं यूज करेंगे तो हम फर्टिलाइजर को सही नहीं यूज कर पाएंगे। अगर ज्यादा हो गया तब भी निगेटिवली करेगा, कम है तो क्रॉप प्रोडक्शन होगा नहीं, ठीक है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड बायो फर्टिलाइजर, एग्रोनॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल इफिशिएंसी एंड रिकवरी, एप्लीकेशन इन प्लांट न्यूट्रिएंट, क्राइटेरिया फॉर determining the fertilizer schedule, क्रॉपिंग सिस्टम, डायरेक्ट, ठीक है। क्रॉपिंग सिस्टम के साथ में इसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा वो सारा का सारा यहाँ पर रिलेशन के साथ, क्रॉप के रिलेशन के साथ में बताएंगे, ठीक है। रेजिडुअल एंड क्यूमुलेटिव इफेक्ट, रेजिडुअल इफेक्ट क्या रहेगा और क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्रॉप पे क्या रहेगा वो सारा यहाँ पर डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। फर्टिलाइजर रिलेटिव इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फर्टिलाइजर का इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, क्या निगेटिवली इफेक्ट भी करेगा ना। जैसे हमने फर्टिलाइजर डाला और जितना पेस्टिसाइड डाले वो कहाँ जाता है, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, वो सब चीजें यहाँ पर निगेटिव जो फर्टिलाइजर का इफेक्ट है वो भी यहाँ पर डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पर्टिकुलर साइट के लिए अगर कोई न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट सिस्टम लग रहा है तो वो यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है। फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एरिया के लिए अगर है, जैसे कि आपका जो हिली एरिया है, हिली एरिया के न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अलग होगा एज कम्पेयर टू प्लेन एरिया। और रीजन हिल्स के हिसाब से वहाँ पर, जैसे मान लो ऑर्गेनिक सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल में न्यूट्रिएंट आपके कम लगेंगे, और नॉन ऑर्गेनिक सॉइल है जैसे ये आपकी एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल में आपकी फर्टिलाइजर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। नाइट्रोजन के कंटेंट, नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर हमारा एलुवियल सॉइल में ज़्यादा रहेगा, ऑर्गेनिक सॉइल में कम, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है वो नाइट्रोजन प्रोड्यूस ही करेगा, ठीक है। वही साइट स्पेसिफिक रहेगा, वो सॉइल के स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है। कंटामिनेशन ऑफ हैवी मेटल्स एंड प्री अर्बन सॉइल एंड देयर रिमेंशन, कंटामिनेशन उसका क्या रहेगा, जो हैवी मेटल्स क्या होता है, जो भी हम फर्टिलाइजर या केमिकल्स बनाते हैं वो हैवी मेटल्स से बनाते हैं, और हैवी मेटल्स आपके कुछ पेरेंट मटेरियल से भी आते हैं, अब वो कंटामिनेशन आपका हैवी मेटल्स सॉइल में भी होता रह जाता है रेजिडुअल फॉर्म में, और प्लांट में भी आ जाता है। तो वो हैवी मेटल्स जैसे कि कैडमियम, कैडमियम है, कैडमियम निगेटिवली इफेक्ट, फ्लोराइड, फ्लोराइड भी हैवी मेटल्स हैं।
ये क्या है, ये हमारी हेल्थ पे निगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं, एनिमल पे निगेटिवली इफेक्ट करते हैं, प्लांट पे निगेटिवली इफेक्ट करते हैं, तो इनके बारे में प्रॉपर डिटेल दी जाएगी और उनको कैसे मैनेज करना वो भी दिया जाएगा। 4th यूनिट आपकी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है। फोर्थ यूनिट आपकी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है भाई। तो इसमें क्या रहेगा, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है क्या, ड्राई लैंड ड्राई फार्मिंग क्या है, ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है, रेनफेड फार्मिंग क्या है, रेनफेड उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो सब यहाँ पर हम पढ़ाएंगे। जैसे कि ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है, ड्राई कंडीशन में मतलब जहाँ पर बारिश कम हो, ठीक है, ड्राई फार्मिंग हो गई। ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है, एक लिमिट है, ठीक है, कि 500 से 750 mm रेनफॉल होगी, और जब हम 750 से ज़्यादा mm के ऊपर जाएंगे, ठीक है, 750 से 1100 mm तक जाएंगे, तो वहाँ पर हम रेनफेड फार्मिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हम रेनफेड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, और उसके बाद में पर्टिकुलर एक जो रेनफेड फार्मिंग है या ड्राई लैंड फार्मिंग है उसमें कौन सी क्रॉप सुटेबल रहेगी, वो सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ाएंगे। ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग, हिस्ट्री उसकी, जैसे ड्राई लैंड फार्मिंग की हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से शुरू हुई, पहले क्या था कि डिजर्ट है, डिजर्ट ऐसे ही पड़ा रहता था, कुछ लोग उसमें कुछ नहीं करते थे, लेकिन अभी क्या है, डिजर्ट एरिया में भी हम क्रॉप्स को वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ फसलें वहाँ पर भी ले रहे हैं जो कि वहाँ के लिए सुटेबल हैं। जैसे अगेव वगैरह है, मेडिसिनल प्लांट, हम आराम से वहाँ से ले सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हमने ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में ड्राई फार्मिंग के लिए हमने यूज़ कर दिया, ठीक है। डेवलपमेंट सिग्निफिकेंस, ड्राई लैंड फार्मिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ, जैसे हिस्ट्री क्या है, डेवलपमेंट क्या हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, सिग्निफिकेंस उसका क्या है, क्या यूज़ है। सिग्निफिकेंस मतलब अब जैसे कोई एरिया जैसे खाली पड़ा था, डिजर्ट एरिया है, या फिर कुछ एरिया है जो पानी की कमी के कारण पड़ा हुआ था, हमने क्या किया, उस एरिया के लिए ऐसी क्रॉप को आइडेंटिफाई किया जो कि वहाँ पर सुटेबल हो सके। वो क्रॉप्स मैक्सिमम एग्जाम में पूछते हैं कि वो अगर कोई ड्राई एरिया है या फिर रेनफेड एरिया है तो वहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप सुटेबल होंगी, या फिर कोई पर्टिकुलर ड्राई एरिया, राजस्थान एरिया है, कोई जैसलमेर रीजन ले लिया, जैसलमेर रीजन के लिए ड्राई रीजन है, वहाँ पर कौन सी फसल हम उगा सकते हैं, और उसने एग्जाम्पल दे दिए। तो आप देख लेना कि उसमें कौन सी सुटेबल, वो यहाँ पर पढ़ाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर लगा लेना, ठीक है। सिग्निफिकेंस उसका क्या है, कांस्टेंट ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है। एग्रीकल्चर जो इंडिया में एग्रीकल्चर है उसका कांस्टेंट ड्राई लैंड बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि वाटर लेवल हमारा डाउन हो रहा है, उसको हमें मेंटेन करना है, उसके बारे में, वाटर लेवल के बारे में भी यहाँ डिस्कस होगा। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राई लैंड ट्रेसेस, तो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन और उसका क्रॉप्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन रहेगा ड्राई लैंड एरिया के लिए, ठीक है। करेक्टराइजेशन ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल ड्राई लैंड, अब किसको करेक्टराइज करोगे, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन को, और किस बेस पे, ड्राई लैंड के बेस पे, ठीक है। यहाँ पर वो भी पढ़ाएंगे। रेनफॉल एनालिसिस एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग सीजन, रेनफॉल कितनी हो रही है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। अभी आपको बताया कि रेनफॉल लिमिट करता है कि ड्राई एरिया है, ड्राई लैंड एरिया है कि ड्राई रेनफेड एरिया है, तो उस रेनफॉल एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद में उसका डिटेल में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में उसका नोट्स दिया जाएगा। उसका लेंथ ऑफ ग्रोइंग सीजन, अब हर एक एरिया में 220 दिन हम नहीं ग्रो कर सकते हैं, 360 दिन क्रॉप नहीं ले सकते हैं, तो क्या होता है, कुछ एरिया में 120 दिन लेते हैं, कुछ एरिया में 90 दिन ही ग्रोइंग सीजन है। तो वो लिमिट किस पे डिपेंड करती है, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स पे। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, उसके बाद में अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज में आपकी पर्टिकुलर पानी की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। टाइप ऑफ ड्रॉट सिंड्रोम, इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ। अब क्या है, ड्रॉट कितने टाइप के हैं, जैसे कि मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, ये क्या है, ड्रॉट है क्या, कि अगर पानी प्लांट को देना है और प्लांट को पानी नहीं मिल पा रहा है तो वो एरिया ड्रॉट में आ जाएगा। हमें
क्रॉप ही नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, फसल नहीं ग्रो कर पा रहे, वो ड्रॉट एरिया में गया। और या फिर क्रॉप हमारी ग्रो है और वहाँ पर पानी नहीं में अवेलेबल है, तब भी वो ड्रॉट में चला जाएगा, वो मतलब कुछ समय का ड्रॉट होगा। ऐसे ही ड्रॉट को क्लासीफाई किया गया, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट हैं, जो 3-4 टाइप के ड्रॉट्स हैं, उसको यहाँ पर क्लासीफाई किया जाएगा, ठीक है। और उसका इफेक्ट प्लांट ग्रोथ पे क्या होगा, ड्रॉट रेजिस्टेंस वैरायटीज कौन कौन सी हैं किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। जैसे ड्रॉट एरिया में, ड्राईलैंड एरिया में कुछ क्रॉप्स लगाई जाती हैं तो वो रेजिस्टेंट वैरायटीज होती हैं, सारी वैरायटी तो नहीं लगा सकते, तो जो रेजिस्टेंट वैरायटी हैं वो हमने ड्राईलैंड एरिया के लिए क्लासीफाई कर रखी हैं, उनका पूरा डिटेल दिया जाएगा, ताकि उससे अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपका बिल्कुल नहीं जाएगा, और क्वेश्चन यहीं से पूछता है, ठीक है। ड्रॉट अवॉइडेंस, ड्रॉट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि कई प्रकार के केमिकल्स जो यूज़ करते हैं, जो कि हमें इवेपोट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर देते हैं, और उससे हमारा ड्रॉट रेजिस्टेंसी आ जाती है। ड्रॉट मैनेजमेंट, ड्रॉट को कैसे मैनेज करेंगे उसका पूरा डिटेल देंगे। क्रॉप प्लांटेशन इंक्लूडिंग कंटिजेंसी, क्रॉप प्लानिंग इंक्लूडिंग कंटिजेंसी, यहाँ पर कंटिजेंसी गवर्नमेंट अपनी कौन सी पॉलिसी के अंदर में ड्रॉट के लिए कुछ पैसा देता है। कंटिजेंसी मतलब होता है गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग या किसी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ पर्टिकुलर एरिया के लिए पैसा डिसाइड करना या फंड डिसाइड करना, तो ये कंटिजेंसी। क्रॉप प्लानिंग कैसे करते हैं और उसके लिए पैसा कैसे मैनेज किया जाता है, वो कंटिजेंसी गवर्नमेंट हो या फिर फार्मर की हो, किसी की भी हो, क्रॉप या फिर स्टेट की हो। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ड्रॉट के अकॉर्डिंग क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन क्या है, वैरायटीज कौन कौन सी हैं डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से, क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा हम लगाएंगे ड्राईलैंड एरिया में, कंजर्वेशन क्रॉपिंग सिस्टम एंड कौन सा है मिड सीजन करेक्शन फॉर द अर्बन ग्रोथ वेदर कंडीशंस। अब क्या है, कंजर्वेशन है क्रॉपिंग सिस्टम, मिड सीजन करेक्शन फॉर द अर्बन एरेंट वेदर कंडीशन। ओके, एरहेंट वेदर कंडीशन के लिए आपकी क्या रहेंगी कि क्रॉपिंग सिस्टम कैसा रहेगा, क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। टेक्निक्स, मॉइस्चर कंजर्वेशन, मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स करेंगे, जैसे हमने मल्चिंग कर दिया, मल्चिंग कर दिया तो वो क्या करेगा, मल्चिंग एक तो सबसे पहला उसका प्रिंसिपल होता है मॉइस्चर को कंजर्व करके रखना, दूसरा क्या होता है अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, दो ही मल्चिंग के मेजर प्रिंसिपल होते हैं। तो यहाँ पर मल्चिंग के बारे में पूरा डिटेल दिया जाएगा, ठीक है। और देखो यही है इवेपोट्रांसपिरेशन को रोकना, ठीक है, रन ऑफ, उसके बाद इंक्रीजिंग, ये जितने भी मेथड्स हैं ये हमारे मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए, वो सारे के सारे यहाँ पर इन सीटू एक सीटू जितना भी है वो कवर किया जाएगा। टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस, टाइमिंग, कब कब करोगे, मतलब मल्चिंग कब करना, मतलब ये टेक्निक्स कब अप्लाई करोगे, मॉइस्चर कंजर्व कब करोगे, ये सब चीज़ें, ठीक है। क्योंकि ड्रॉट एरिया है, ड्राईलैंड एरिया है, तो यहाँ पर मेजर फोकस आपका वाटर पे रहेगा, वाटर मैनेजमेंट, और उसके साथ में वाटर मैनेजमेंट के साथ में आपकी क्रॉप्स का क्या रिलेशन रहेगा। ये पर्टिकुलर क्या होता है, हमने क्या किया, ड्राईलैंड एरिया पढ़ लिया, ड्राईलैंड में मैक्सिमम लोग ड्राईलैंड पढ़े और 1-2 लेक्चर बनाए, ड्राईलैंड खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। नेट में ड्राईलैंड में अंदर में एंट्री करता है, वो रिसर्च एरिया में घुस के तब क्वेश्चन पूछता है, तभी नेट क्वालिफाई हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ड्राईलैंड एरिया के, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए हमें कुछ किताबें पढ़नी पड़ेंगी ड्राईलैंड एग्रोनॉमी के लिए, और 2-3-4 किताबों से इंक्लूड करके तब हम एक कंक्लूजन में आके आपको वो नोट्स देंगे, वो नोट्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सारा का सारा आपका कवर किया जाएगा, ठीक। उसके बाद में ये आ गई आपकी 4th यूनिट, इसके बाद अगली है आपकी 5th यूनिट। ये आपकी 5th यूनिट है, क्रॉप प्रोडक्शन प्रॉब्लम सॉइल। प्रॉब्लमेटिक सॉइल में क्रॉप का प्रोडक्शन कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी 5th यूनिट। प्रॉब्लमेटिक सॉइल आपकी होती क्या है, साल्ट अफेक्टेड सॉइल जितने भी हैं, सेलाइन एल्कलाइन, एसिडिक सॉइल, या फिर
सबमर्ज सॉइल, ठीक है, वो सारी प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हैं, उनमें आपकी जो वाटर लॉग्ड होती है इसको सबमर्ज सॉइल बोलते हैं। तो उसमें क्रॉप का कैसे प्रोडक्शन लेंगे उसके बारे में पूरा आपका डिटेल में नोट्स के साथ में पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे कि साल्ट अफेक्टेड सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, और कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, इंडिया में टोटल एरिया कितना है साल्ट अफेक्टेड सॉइल में, और उनमें भी सेलाइन सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सेलाइन की ज़्यादा मात्रा है, एल्कलाइन की ज़्यादा मात्रा है, या वाटर लॉग्ड की ज़्यादा मात्रा है, जो भी सॉइल है उसके बारे में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी इंडिया के बारे में। मिड सॉइल, माइल्ड सॉइल, माइंड सॉइल क्या है, ठीक है। और ये जितनी भी प्रॉब्लमेटिक सॉइल हैं, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लमेटिक सॉइल के लिए कौन सी क्रॉप सुटेबल रहेगी, मतलब ये प्रॉब्लमेटिक सॉइल आपकी है तो इस प्रॉब्लमेटिक सॉइल में अगर ये प्रॉब्लमेटिक सॉइल है तो इस प्रॉब्लमेटिक सॉइल में अगर कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हमारी क्रॉप्स तो डिसाइड है कि हाँ ये एग्रो इकोलॉजिकल जोन के हिसाब से हमारी व्हीट होनी है, लेकिन वहाँ क्या है, सॉइल हमारी सेलाइन सॉइल आ गई, तो हमें क्या करना है, व्हीट ही लेना है या राइस ही लेना है, लेकिन राइस सारी वैरायटीज वहाँ पर सुटेबल नहीं रहेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग हमें राइस की वैरायटी या व्हीट की वैरायटी और पर्टिकुलर क्रॉप की पर्टिकुलर फसल की हमें वैरायटीज वहाँ पर लानी पड़ेंगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर वो जैसे एसिडिक सॉइल के लिए सारी एसिडिक क्रॉप्स जो एसिड कंडीशन में मतलब नॉर्मल कंडीशन में ग्रो होती हैं वो नहीं हो सकती, लेकिन एसिडिक के लिए कुछ पर्टिकुलर वैरायटीज बनाई गई, वो वैरायटीज हमको सिलेक्ट करना है। वही पूछता है कि कौन सी सेलाइन, अगर सेलाइन सॉइल है, सेलाइन सॉइल यूपी में है तो वहाँ पर कौन सी वैरायटी व्हीट की लगा सकते हैं, कौन सी राइस की लगा सकते हैं, वो सारी की सारी वैरायटीज़ के साथ में, या फिर उसके जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज होते हैं आपके ये प्रॉब्लमेटिक सॉइल के कारण, वो सारे के सारे यहाँ पर बताएंगे, ठीक है, वहाँ यहाँ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 6 यूनिट आपकी क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में क्रॉप का सभी को पता है क्रॉप प्रोडक्शन क्या है। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब क्रॉप्स, सीरियल्स, लेग्यूम, वेजिटेबल्स, इन सारी क्रॉप्स को हमें प्रोडक्शन बेस देखना है कि उसका कल्टीवेशन कैसे होगा। जैसे आपकी व्हीट ले लेते हैं, व्हीट में क्या है, व्हीट का पहले सोइंग हुई, कब सोइंग होनी है, कैसे होनी है, उसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए, उसमें मॉइस्चर कितना होना चाहिए, वो सारी डिटेल्स। उसके बाद में सोइंग के बाद में उसमें जो कल्चर हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस, प्राइमरी कल्चरल प्रैक्टिसेस, सेकेंडरी कल्चरल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। प्राइमरी कल्चरल प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, सेकेंडरी कल्चरल प्रैक्टिसेस कौन है, जिनको टिलेज, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज। तो प्राइमरी टिलेज कौन कौन सी हैं उसमें, मतलब व्हीट में या मेज में, तो प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी टिलेज कौन सी हैं जो कि सोइंग से पहले की जाती है, सेकेंडरी टिलेज कौन सी हैं जो सोइंग के बाद की जाती हैं, वो सेकेंडरी में जाती हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज के बारे में बताएंगे पर्टिकुलर क्रॉप्स की, ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद में उसका पूरा कल्टीवेशन होगा। फिर उसमें वाटर मैनेजमेंट व्हीट में कैसे करेंगे, व्हीट में वाटर मैनेजमेंट के बाद में हम उसकी फर्टिलाइजर क्या देंगे, कब देंगे, कितना देंगे, उसके बाद में इरिगेशन कब देंगे, कितना देंगे, कितनी स्टेजेस हैं उसकी इरिगेशन के लिए, ठीक है, सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, अगर हमारे पास 3 इरिगेशन है तब हम किस किस स्टेज पे देंगे, ये क्वेश्चन पूछता है एग्रोनॉमी में पर्टिकुलर ये व्हीट पे। व्हीट के केस में कि अगर हमारे पास 2 इरिगेशन या 3 इरिगेशन है तो किस किस स्टेज पे देंगे, तो ऐसे क्वेश्चन बनाता है। तो अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तभी हम उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ाएंगे व्हीट को। अगर जैसे आपकी सीरियल्स हैं, सीरियल्स में जितनी भी क्रॉप्स हैं, व्हीट, मेज, राइस, जितनी भी क्रॉप्स हैं उनको हम डिटेल में कल्टीवेशन उनकी पढ़ाएंगे, और उन कल्टीवेशंस के साथ में उसका क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो भी आपको जो सैटरडे की क्लास में होगा वो क्वेश्चन भी उसी के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। मिलेट्स कितने हैं, मिलेट्स की सारी कल्टीवेशन पढ़ाएंगे। लेग्यूम्स को पढ़ाएंगे, सॉयल, ऑयल सीड्स को, फाइबर क्रॉप्स को, शुगर केन पर्टिकुलर क्रॉप्स है, ठीक है। शुगर क्रॉप्स में आपकी 2 क्रॉप्स हैं, शुगर केन और एक चुकंदर, ठीक है। उसके बाद टोबैको, फॉडर, ठीक है, फॉडर क्रॉप्स में पास्चूस, ये सारी की सारी करें। ओरिजिन, हिस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन, एडाप्टेशन, क्लाइमेट, सॉयल, सीजन, वैराइटीज, मॉडर्न वैराइटीज, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, इंटरकल्चर प्रैक्टिसेस, वाटर मैनेजमेंट। जैसे कि इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस लेग्यूम में, जैसे कि आपकी एक इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है लेग्यूम में, जैसे आपने ले लिया ग्राम,
ग्राम में निपिंग होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है निपिंग किस में होती है, ग्राम में होती है, ठीक है। ऐसे ही पोटैटो में आ जाओ, वेजिटेबल क्रॉप में, पोटैटो में कहते हैं अर्दिंग होती है, अर्दिंग अप। ऐसे ही इसमें शुगर केन में कुछ इंटरकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, वो पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस पूछी जाती है जो पर्टिकुलर क्रॉप के लिए है। मतलब एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए अगर कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस है वो पूछता है, ठीक है। तो वो तभी जान पाओगे जब हम डिटेल में उस क्रॉप को पढ़ेंगे। तो वो सारी की सारी डिटेल में कल्टीवेशन आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वीट कंट्रोल, वीट का कंट्रोल कैसे करेंगे, जैसे वीट मैनेजमेंट में तो था ही, यहाँ पर भी वीट कंट्रोल है। क्वालिटी कंपोनेंट्स, क्वालिटी का कैसे एनालाइज करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन के बाद में क्रॉप की क्वालिटी क्या है, उसमें मतलब NPK मतलब जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी है, जैसे जो ह्यूमन बीइंग को चाहिए, जैसे प्रोटीन कंटेंट क्या है, फैट परसेंटेज क्या है, कार्बोहाइड्रेट परसेंट क्या है, वो क्वालिटी कंपोनेंट्स होते हैं, उसको एनालिसिस करना है। वो सब डिटेल में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में आ जाएगा ये, वो भी यहाँ पर हर एक क्रॉप का पर्टिकुलर पढ़ाएंगे। इंडस्ट्रियल यूज़, उस पर्टिकुलर जैसे शुगर केन का इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है, टोबैको का इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल यूज़ कैसे होगा, जैसे शुगर केन का ले लो, शुगर केन का कैसे यूज़ करोगे, आपका एक तो शुगर केन से क्या क्या बनता है, एक जगरी बनती है, गुड़ बनती है, उसके बाद आपकी क्या बनती है, शक्कर बनती है, जो वाइट शुगर, तो शक्कर बनती है, तो शक्कर ये इंडस्ट्रियली यूज़ की जाती है ना, मतलब क्या है। और उसके बाद में इसका जो शुगर केन का जो प्रेस मड होता है वो भी तो इंडस्ट्रियली यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आजकल तो शुगर केन का जो रस है, इसका जूस, इसको इसके एल्कोहल बना के और पेट्रोलियम में भी यूज़ कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल यूज हुआ ना शुगर केन का। टोबैको से टोबैकिन मतलब इसका जो केमिकल निकाल के फिर उसका इंडस्ट्रियल यूज मतलब नारकोटिक्स में किया जा रहा है। इकोनॉमिक्स एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, अब इसकी इकोनॉमी, क्रॉप प्रोडक्शन, उसमें कितना रुपया लगा, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, इसके बारे में एनालाइज करना। उसके बाद में ये देखना कि हमें फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ। जैसे मान लो अगर हमारा 1000 रुपया इनपुट लगा क्रॉप प्रोडक्शन में, मान लो 1 लाख रुपया हमने 1 हेक्टेयर में रुपया लगाया इनपुट, और हमको क्रॉप मिली 1,20,000, तो हमको फ़ायदा हुआ। पता चला 1 लाख हमने इनपुट लगाया और हमारा आउटपुट हुआ सिर्फ 90,000 का, तो हमें 10,000 का लॉस हुआ ना। तो ये हमारा जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप या फिर क्रॉप प्रोडक्शन की, वो हम देखेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, हम हार्वेस्टिंग के बाद में बहुत सी चीज़ें खराब होने लगती हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बताएंगे कि हार्वेस्टिंग के बाद में उसको कैसे प्रॉपर मैनेज करना है। इसका पूरा डिटेल के साथ में क्रॉप प्रोडक्शन को पढ़ाया जाएगा। 7 यूनिट है एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक। एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक के कैसे अप्लाई होती है एग्रोनॉमी में, और उसमें क्या क्या है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोफिशिएंट, डिजाइनिंग जितनी भी है, रेंडमाइजेशन है, ब्लॉक डिजाइन, रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन जितनी भी हैं, सारी की सारी डिजाइन पूछता है एग्रोनॉमी में। यहाँ से क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन बनाता है इस यूनिट से, 10 से 12 क्वेश्चन बनता है स्टेटिस्टिक्स से। इसमें से कम आपके 20 से 25 क्वेश्चन बनेंगे इस यूनिट से, तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये वाली यूनिट स्टेटिस्टिक मैक्सिमम लोग अगर पढ़ाते भी हैं तो स्टेटिस्टिक को छोड़ देते हैं, बोलते हैं 10 ही 12 क्वेश्चन है, लेकिन 10-12 क्वेश्चन आपके बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अगर ये क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन कोई भी टच नहीं कर पाएगा जो भी सही से नहीं पढ़ेगा यहाँ पर। लेकिन हम स्टेटिस्टिक को प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आपके ये क्वेश्चन कभी भी नहीं जाएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन 101% आपके सही हो जाएंगे। ये 10 से 12 हम इसलिए बोल रहे हैं कि 10 से 12 कंटिन्यू आते ही आते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन आपके 15 तक चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक कैसे अप्लाई होगी और उसमें कौन कौन सी डिजाइन है, डिजाइन में कौन सी डिजाइन किस टाइप के प्लॉट में लगेगी, किस टाइप के रिसर्च में कौन सी डिजाइन लगेगी, वो सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड एरर है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ही पूछ लेता सिंपल सा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है, अब बताइए। अगर नहीं पता यहाँ पर बताएंगे आपको, ठीक है। इसी प्रकार से स्टैंडर्ड एरर क्या है, स्टैंडर्ड एरर के टाइप कितने हैं, कौन कौन सी एरर्स हैं, कब कौन सी एरर लगेगी, वो सारी चीज़ें। कोरिलेशन रिग्रेशन क्या है, ठीक है। एफ टेस्ट, टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट क्या है और कब लगाएंगे, कब एफ टेस्ट लगेगा, ये क्वेश्चन बनता है। टी टेस्ट कब लगेगा, एफ टेस्ट कब लगेगा, काई स्क्वायर टेस्ट कब लगेगा,
और इसमें कितने मतलब ट्रीटमेंट होने, रिप्लिकेशन कितने होने चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, 8th यूनिट है सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम। लैंड यूज सिस्टम क्या है, उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, सस्टेनेबल क्या है, तो सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम उसके बारे में पूरा डिटेल रहेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी पैरामीटर्स क्या हैं, सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या है। जैसे कि मान लो सस्टेनेबल सिंपल शब्दों में समझाते हैं, जैसे मान लो एक सीजनल क्रॉप है, सीजनल फल है, जैसे आम हुआ, आम के टाइम में आम हुआ, अमरूद के टाइम में अमरूद हुआ। हमने क्या किया, आम के टाइम में आम खाया, अमरूद के टाइम में अमरूद खाया, ठीक है। तो और उसके बाद में अगर हम आम के टाइम में अमरूद खा रहे हैं तो वो सस्टेनेबिलिटी से बाहर है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मतलब ऐसे ही एग्रीकल्चर में जो चीज़ जहाँ पर है उसको ऐसे यूज करना है ताकि उसका जो रिसोर्स है वो नेचुरल रिसोर्स डैमेज ना हो, लेकिन हमारी आज की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। मतलब कि टू फुलफिल द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट विदाउट द निगेटिवली इफेक्ट ऑफ द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। मतलब हम रिसोर्स को इस प्रकार से यूज करें, ऐसे यूज करें ताकि हमारी आज की रिक्वायरमेंट जितनी भी है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो पूरी भी हो, लेकिन हमारे जो फ्यूचर में आने वाले, हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए वो रिसोर्स भी बना रहे। वो मतलब पानी, जैसे पानी को हम अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, हम सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से पानी ही नहीं यूज कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है। अभी क्या है, अगर जो हम पानी को ऐसे यूज करें, जो रेनफॉल वाटर को हार्वेस्ट करके उसको यूज करें और जितना पानी हम ग्राउंड से निकाल रहे हैं उतना ही पानी अंदर जा रहा है, उतना पानी उसमें पहुंच भी रहा है, तो क्या है, वाटर टेबल कंटेंट मेंटेन रहेगी और उससे क्या होगा कि हमारी आने वाली जनरेशन सफर नहीं करेगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एग्रीकल्चर में भी लैंड यूज सिस्टम है। लैंड यूज सिस्टम में भी वही सारे रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, सस्टेनेबली कैसे यूज करना है, वो सब चीज़ें। जैसे कि सस्टेनेबल का कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट आपको बताया। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, कैसे हम मानेंगे कि ये सस्टेनेबल है या नहीं है सस्टेनेबल, ये एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके इंडेक्स क्या हैं, इंडिकेटर्स क्या हैं, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या है, कंजर्वेशन है, देखो यहाँ आ गया कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर मतलब हम अंधाधुंध फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि हमारी फर्टिलिटी डाउन हो रही है, बाद में जाके वो हमारी ऊसर सॉइल बन रही है। यहाँ क्या है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर करना है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर मतलब कि हमें वहाँ से प्रोडक्शन भी प्रॉपर लेना है, लेकिन उसकी फर्टिलिटी भी मेंटेन रखनी है। तो उससे क्या है, ग्रीन मैन्योरिंग वगैरह उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे, उसको कैसे मैनेज करना है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होंगी, वो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में आएंगी। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर समझ में आ गया। उसके बाद में उसके साथ में उसको कैसे मैनेज करना, उसका डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, और कि अल्टरनेटिव लैंड यूज सिस्टम, कोई लैंड है उसको अल्टरनेटिवली कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई क्रॉप है, कोई फील्ड है, फील्ड को हम वीट के लिए ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उसको अल्टरनेटिवली और कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। टाइप, एक्सटेंट एंड काज ऑफ वाटर वेस्टलैंड। वेस्टलैंड के टाइप क्या हैं, एक्सटेंट क्या है और उसके टाइप क्या है। वेस्टलैंड मतलब जो खराब पड़ी हुई लैंड है, लेकिन इसको भी कैसे यूज करना है वो यहाँ पर अल्टरनेटिव लैंड यूज सिस्टम में आ जाएगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है कि मतलब हम क्या किए, एक जगह पे फॉरेस्ट को काटे और वहाँ पर हमने क्रॉप ग्रो कर ली, मतलब फसल उगा ली। उसके बाद में कुछ समय के बाद उसकी फर्टिलिटी डाउन हो गई, तो हमने क्या किया, दूसरी जगह पे क्रॉप को काटे, मतलब फॉरेस्ट काटे, वहाँ पर क्रॉप को ग्रो कर लिया। अब कुछ समय मतलब 15-20 साल तक इसको पड़ा रहने दिया, इसमें कुछ पौधे उगेंगे और फिर वो क्या करेंगे, पत्तियां गिरेंगी, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, फिर ये फर्टिलिटी हो गई, फर्टाइल हो गई, तो वहाँ से शिफ्ट करके इधर। तो ये क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। ठीक है, इसको डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप, डिफरेंट नेम देते हैं। और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट रीजन में होता है और आपका एमपी और वेस्ट बंगाल में भी होता है। ठीक है, और टेरा उटेरा इसका नाम दिया जाता है एमपी और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये सब चीज़ें पूछा जाता है कि टेरा कहाँ पर बोलते हैं, उटेरा कहाँ पर बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में कौन कौन सी क्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ाएंगे और डिटेल में देंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम क्या है, मतलब हमें क्रॉप
मतलब फसल को ग्रो करना है, जैसे गेहूं को उगाना है अपने फॉरेस्ट, बिना फॉरेस्ट को हटाए, मतलब जो हमारी जो पुराने ट्री हैं, जो बड़े बड़े पौधे, पुराने ट्रीज के बीच में रो हमें लगा देनी है क्रॉप की, और उससे भी प्रोडक्शन लेना है, उसे एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं। ठीक, एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब क्रॉप को ग्रो करना विद फॉरेस्ट, मतलब हमें जंगल में क्रॉप को ग्रो करना है। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एग्रो इंडस्ट्रियल रेजिड्यू। अब एग्रीकल्चर और एग्रो इंडस्ट्रियल, देखो आपका फर्टिलाइजर बनता है, तो क्या फर्टिलाइजर में जो केमिकल यूज होते हैं तो क्या केवल वही होते हैं? नहीं, उनके साथ में जब उनको निकाला जाता है उसके साथ में बहुत से अदर मतलब केमिकल्स होते हैं, तो वो केमिकल क्या है, सॉइल में छोड़ दिए, या फिर वो जाके पानी में मिल गए, पानी से हमारी फिर क्रॉप में आ गए या सॉइल में आ गए, और इंडस्ट्री रीजन से। ऐसे एग्रीकल्चर में हमने क्या किया, फर्टिलाइजर या फिर ये मतलब स्प्रेयर वगैरह जो भी मतलब इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड यूज किया, वो क्या किया, वो पानी बरसा, पानी बरसने के साथ में पानी में चला गया या फिर इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, उसको कैसे, उसका रेजिड्यू कितने दिन तक रहेगा, क्या इफेक्ट करेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ाएंगे, और उसको कैसे मैनेज करना वो भी यहाँ पर कवर किया जाए। इट्स रिसाइकलिंग, उसका रिसाइकिल कैसे करना, उसको मैनेजमेंट आ गया। ठीक है, सेफ डिस्पोजल, मतलब इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट जो भी है उसको सेफ डिस्पोज कैसे करेंगे उसके बारे में। एलिलोपैथी, बायोमास प्रोडक्शन, इसके बारे में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन रहेगी। आपकी 9th यूनिट है, 9th यूनिट सॉइल एंड वाटर, बेसिक सॉइल एंड वाटर, सॉइल और वाटर के बारे में बेसिक्स। सॉइल क्या है, आपके पहले भी बताया कि अपर सरफेस है, उसके बाद में वाटर क्या है, पानी है क्या, और पानी कहाँ से आता है, पानी के मेन सोर्सेज कौन कौन से है। ठीक है, इसके बारे में पूरा देखो, वही सॉइल की डिफिनीशन यहाँ रहेगी, सॉइल का क्लासिफिकेशन रहेगा, करेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। उसके बाद वाटर क्या है, पानी की डिफिनीशन रहेगी, पानी का एंगल कितना होता है, 105 डिग्री हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में पानी का एंगल होता है, वाटर H2O के बीच में। ठीक है, वो बताएंगे। उसके बाद में पानी के मेन रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, पानी के मेन रिसोर्सेज, वाइटल रिसोर्सेज या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उसके बाद में उसके बारे में पूरा डिटेल में रहेगा। एक्वेजेशन, ग्राउंड वाटर एक्यूफर, उसके बारे में पूरा, मतलब हाइड्रोलॉजिकल, जितना भी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जितनी है, मतलब पानी के मेन रिसोर्सेज के बाद में सॉइल के मेन रिसोर्सेज, सॉइल के मैनेजमेंट, वो सारी की सारी इस यूनिट में कवर की जाएगी। तो यहां पर हमारा बेसिक्स ऑफ सॉइल एंड वाटर का कवर करेंगे। जैसे इनफिल्ट्रेशन क्या है, परकोलेशन क्या है, मतलब पानी कहाँ से आया और मिट्टी में कैसे गया, उसमें मिट्टी में जा रहा है तो उसमें प्रोसेस कौन सी। जैसे लीचिंग है, लीचिंग क्या है, रूट जोन से पानी को नीचे जाना। ऐसे ही जैसे इनफिल्ट्रेशन है, इनफिल्ट्रेशन क्या है, पानी का सरफेस में, सॉइल सरफेस में एंट्री करना, इनफिल्ट्रेशन होता है। ऐसे ही सीपेज है, सीपेज क्या, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब सॉइल में या फिर हमारी मिट्टी में जब पानी मतलब हॉरिजॉन्टली मूव करता है, ठीक है, तो उसे हम सीपेज बोलते हैं। ये सीपेज है। अगर यही हमारा डाउनवर्ड मूव होता है, इसको परकोलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पूछते हैं कई बार, तो ये सब चीजें यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद में परकोलेशन, उसके बाद ग्राउंड वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर की क्वालिटी क्या है, ग्राउंड वाटर में कहाँ पर कौन सी क्वालिटी का वाटर है, कहाँ पर वाटर की ग्राउंड वाटर टेबल डाउन है, कहाँ पर वाटर टेबल हाई है। उसके बाद में कहाँ पर मतलब पानी की कमी है एग्रीकल्चर के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये बेसिक्स ऑफ सॉइल एंड वाटर में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स बस थोड़ा टाइम और है, पेशेंस बनाए रखना, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ सॉइल एंड वाटर के बारे में जान गए। उसके बाद में सॉइल वाटर रिलेशन क्या है, पानी और मिट्टी का क्या रिलेशन है, उसके बारे में अब यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा। जैसे इसमें टाइप्स ऑफ वाटर आ जाएंगे, जैसे कि मतलब
आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है, कैपिलरी वाटर क्या है, कौन सा पानी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे इसमें क्या है, इसमें आपका है कि सॉइल का पानी के साथ में क्या रिलेशन है, कितना परसेंट सॉइल हमारी पानी से भरी हो तब हमारी क्रॉप ग्रो हो सकती है, क्या रिलेशन के साथ में। वाटर लॉक्ड है तो क्या क्रॉप हो सकती है, अगर वाटर लॉक्ड सॉइल है उसको हम नहीं हटा सकते हैं तो उसमें कौन सी क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में वही है सॉइल वाटर रिलेशन, उसके बारे में बताना। रिलेशनशिप बाई सॉइल, सॉइल मॉइस्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, वही है ना। फील्ड कैपेसिटी किस प्रेशर पे रहेगी, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के लिए आपका इसको बोलते हैं PWP, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। इसके लिए आपका कितना प्रेशर रहेगा वो 15 बार बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर डिटेल में रहेंगी। उसी हिसाब से प्लांट अवेलेबल वाटर, कौन सा वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल है, और कैपिलरी वाटर, ठीक है, एक्सट्रैक्शनल वाटर, ठीक है। तो अवेलेबल वाटर कौन सा है, अवेलेबल वाटर में कैपिलरी वाटर हमारा मोस्टली जो प्लांट कौन सा वाटर पानी यूज करता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि प्लांट कौन सा पानी सबसे ज़्यादा यूज करता है, वो हमारा कैपिलरी वाटर है। उसी हिसाब से इरिगेबिलिटी, क्लासिफिकेशन, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोफाइल ऑफ द वाटर स्टोरेज, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉयल, वाटर कंटेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जोन्स कौन कौन से हैं, कैपिलरी राइज क्या है, इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है, स्कोप्स, ठीक है, फिजिकल सॉयल फिजिकल पैरामीटर्स जो कि पानी को पानी के होल्डिंग कैपेसिटी में या होल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद में प्लांट वाटर रिलेशन। अब अगला आता है प्लांट वाटर। ऐसे जैसे ये सॉइल के साथ में रिलेशन है पानी का, कि पानी सॉइल में कैसे रहता है। जैसे हाइड्रोलिक हेड क्या है, ये टर्म है हाइड्रोलिक हेड, ठीक है। ये किससे मेजर किया जाता है, हाइड्रोलिक हेड मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम होता है। और ये क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ देगा हाइड्रोलिक हेड कितना होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिटेल में रहेंगी। मूवमेंट ऑफ सॉइल वाटर रिटेंशन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाटर। सैचुरेटेड वाटर क्या होता है, अनसैचुरेटेड, जब पोर स्पेस पूरे भर जाएं तो सैचुरेटेड हो गया, जब पोर स्पेस खाली हैं तो अनसैचुरेटेड हो गया, ठीक है। मतलब कि जब पानी सॉइल में जा सकता हो तो उसे सैचुरेटेड बोलते हैं, अनसैचुरेटेड बोलते हैं। जैसे ही पानी जाना बंद हो जाए, ठीक है, पोर स्पेस में, तो उसे सैचुरेटेड बोलते हैं। ये आपकी हो गई 10 यूनिट। उसी हिसाब से प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट के साथ में पानी का क्या रिलेशन है। प्लांट्स सिलेबस पढ़ा है, लेकिन परेशान मत होना, पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करवाएंगे 101%। ये गारंटी है कि आप अगर शुरू से आखिरी तक हमारे साथ रहे 101% आपका नेट निकलवाएंगे, ये हमारी गारंटी रहेगी। लेकिन बस लास्ट तक आप हमारे साथ रहना, ठीक है। प्लांट के साथ वाटर का क्या रिलेशनशिप है, उसका कॉन्सेप्ट कैसा होगा, क्या कॉन्सेप्ट है कि प्लांट के साथ क्या पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल क्या है, रिलेशन क्या है, प्लांट वाटर पोटेंशियल, प्लांट के साथ वाटर पोटेंशियल। उसके बाद में इट्स कंपोनेंट सिग्निफिकेंट, ठीक है। उसके बाद में CDC, क्रॉप टेम्परेचर डिप्रेशन, क्रॉप के साथ क्रॉप टेम्परेचर डिप्रेशन क्या है, वाटर मूवमेंट थ्रू सॉइल, कैसे पानी मूव करता है सॉइल से, ठीक है। प्लांट एटमॉस्फेरिक सिस्टम, अपटेक एंड ट्रांसफर ऑफ वाटर, रूट डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप वाटर डिफिसिट कैसे बनेगी, इसके बारे में पूरा, मतलब प्लांट के साथ में जब पानी का क्या रिलेशन है वो पूरा यहाँ पर कवर किया जाएगा। टाइप ऑफ ड्रॉट, यहाँ पर फिर ड्रॉट आ गया, क्योंकि हमें ड्राई लैंड में भी ड्रॉट था, यहाँ पर भी ड्रॉट आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, फिजियोलॉजिकल ड्रॉट और मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। यहाँ पर एक ड्रॉट और बढ़ जाता है, यहाँ पर फिजियोलॉजिकल ड्रॉट क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ प्लांट के साथ ड्रॉट का क्या रिलेशन है उस बेस पे करते हैं। तो यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ड्रॉट हो जाता है। फिजियोलॉजिकल ड्रॉट मतलब पानी अवेलेबल है लेकिन साल्टी वाटर है और प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो वो क्या है, अवेलेबल वाटर है। पहले क्या है, ड्रॉट की डिफिनीशन में तो यही है कि पानी अवेलेबल नहीं है तो प्लांट नहीं ले पा रहा, लेकिन प्लांट पानी रूट जोन पे है लेकिन प्लांट नहीं ले पा रहा, तो उस पोजीशन को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक। ऐसे ही
जैसे मान लो कि वाटर लॉक्ड हो गया, पानी भर गया पूरा, अब क्या पानी प्लांट वहाँ सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या एरेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको हम फिजियोलॉजिकल ड्रॉट बोल देते हैं। ऐसे ड्रॉट इंडाइसेस क्या है, ड्रॉट के इंडेक्स क्या है, ठीक। उसके बाद में यूनिट्स 12 इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट। इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर है। तो इरिगेशन वाटर, इरिगेशन है क्या, बेसिक इरिगेशन के बारे में जानना कि मतलब आर्टिफिशियली अगर जो हम किसी को पानी दे रहे हैं किसी क्रॉप को, तो उसे हम इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इरिगेशन मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, इरिगेशन वाटर का मैनेजमेंट, हिस्ट्री ऑफ इरिगेशन इंडिया, इंडिया में इरिगेशन की क्या हिस्ट्री है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया, इंडिया में मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इरिगेशन शेड्यूलिंग, इरिगेशन शेड्यूलिंग की क्या कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ इरिगेशन शेड्यूलिंग, इरिगेशन शेड्यूलिंग के लिए डिफरेंट अप्रोचेज, इसमें अप्रोचेज में आपका ईटी बेस्ड इरिगेशन शेड्यूलिंग या फिर ग्राउंड वाटर टेबल बेस्ड इरिगेशन शेड्यूलिंग, इरिगेशन शेड्यूलिंग की जाती है डिफरेंट बेस पे, ठीक है, उसको देखना। सॉइल वाटर डिप्लीशन, प्लांट इंडाइसेस, क्लाइमेटिक पैरामीटर्स, ये सॉइल वाटर डिप्लीशन और डिप्लीशन एंड प्लांट इंडाइसेस, सॉइल वाटर डिप्लीशन और प्लांट इंडाइसेस क्या है इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। क्लाइमेटिक पैरामीटर्स क्या हैं, क्रिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ क्रॉप ग्रोथ, रिलेशन इन वाटर सप्लाईज, वहाँ पर क्या क्रिटिकल लिमिट होगी, जैसे कि CRI स्टेज पे पानी देना ही देना है, वो क्रिटिकल लिमिट है, ठीक है, मतलब उस स्टेज पे नहीं दिया तो क्रॉप नहीं ग्रो होगी, वीट नहीं होगा। ऐसे ही क्रिटिकल लिमिट हर एक क्रॉप की होती है। वो क्रिटिकल लिमिट क्या है कि कब उसको, जैसे परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पे अगर पानी दे रहे हैं तो वो क्रिटिकल लिमिट है, वहाँ के बाद में क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी। अगर वो अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट पे चली गई, अगर कोई क्रॉप का जो मॉइस्चर है वो अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट पे चला गया, तो वहाँ से आपकी क्रॉप सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो यहाँ पर क्रिटिकल लिमिट आएंगी। क्रॉप मॉडलिंग क्या है, क्रॉप कोफिशिएंट क्या है, इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और क्रॉप मॉडलिंग वगैरह और ये जो रिसेंट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, मॉडलिंग या फिर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन, इरिगेशन के लिए, इरिगेशन मैनेजमेंट के लिए, ये सब चीज़ें यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से इरिगेशन मैनेजमेंट बढ़िया से आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में उसी हिसाब से आपका आता है लास्ट यूनिट 13 नंबर यूनिट, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड वाटर। अब प्रॉब्लमेटिक सॉइल और वाटर का मैनेजमेंट यहाँ आ गया। प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्या है, कितने टाइप की प्रॉब्लमेटिक सॉइल है। प्रॉब्लमेटिक सॉइल, ऐसी मिट्टी जो कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सुटेबल नहीं है, उसे हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल बोलते हैं। ऐसा पानी जो कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए या एप्लीकेशन के लिए सुटेबल नहीं है, तो उसे हम प्रॉब्लमेटिक वाटर बोल देते हैं। तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्या है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल की डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कैसा है, ये आपको पहले भी एक यूनिट में है, यहाँ भी है, लेकिन क्या है यहाँ पर डिफरेंट वे में पढ़ाया जाएगा। साल्ट अफेक्टेड सॉइल क्या है, एसिडिक सॉइल क्या है, साल्ट अफेक्टेड सॉइल कितने टाइप की होती है, सेलाइन एल्कलाइन और डिग्रेडेड। एसिडिक सॉइल क्या है, वाटर लॉक्ड सॉइल क्या है, उसके बारे में बताएंगे। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कितने हैं, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का क्या स्टेटस है इंडिया में और वर्ल्ड में, और पर्टिकुलर कुछ एरिया के लिए जहाँ पर पानी की स्ट्रेस है। वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया, यूज ऑफ ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर क्या है, मतलब जो समुद्री वाटर है जिसमें साल्ट परसेंटेज ज़्यादा है, उसे हम ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। जहाँ पर भी साल्ट का परसेंटेज साल्टी वाटर होता है, हैवी साल्ट वाटर होता है, ठीक है, वहाँ 35 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर होता है, तो उसे ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। तो 35 मिलीग्राम वाला जो वाटर है उसे ब्रैकिश वाटर। अब साल्टी वाटर को हम इरिगेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, ब्रैकिश वाटर इन एग्रीकल्चर, ब्रैकिश वाटर को कैसे यूज कर सकते हैं, उसको ट्रीट करके उसके बाद में इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ साल्ट एंड साल्ट टॉलरेट क्रॉप, एक्सेस साल्ट का क्या है और उसको साल्ट टॉलरेट क्रॉप कौन सी हैं। हाइड्रोलॉजिकल इम्बैलेंस, हाइड्रोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या हो रहा है, जैसे मान लो ज़्यादा ग्राउंड वाटर ले रहे हैं और कम उसमें इनपुट जा रहा है,
तो वाटर टेबल जा रहा है, वो इम्बैलेंस हो रहा है, उसको बताना है, उसको कैसे मैनेज करना उसको भी बताना है। देयर करेक्टिव मेजर्स, इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताना है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल वाटर टेबल डेप्थ, मतलब क्रिटिकल वाटर टेबल डेप्थ क्या है उसके बारे में बताना है। फॉर क्रॉप ग्रोथ, क्रॉप ग्रोथ के लिए क्रिटिकल वाटर टेबल डेप्थ कितनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पर देखा होगा जहाँ पर पानी वाटर टेबल बहुत ऊपर आ जाती है, ठीक है, थोड़ा सा खोदे पानी निकल आता है, उस एरिया में भी क्रॉप कौन सी ग्रो कर सकते हो वो डिपेंड करेगा, और कौन सी क्रॉप नहीं ले सकते हैं वो सब, वो ही क्रिटिकल वाटर डेप्थ के बारे में बताएंगे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ शैलो वाटर टेबल, शैलो वाटर टेबल की कंट्रीब्यूशन क्या है। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ऑफ रूट प्रोफाइल एरिया एंड क्रॉप कैलेंडर, क्रॉप कैलेंडर बनाना वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग। एक वेदर कैलेंडर होता है, क्रॉप कैलेंडर होता है। क्रॉप कैलेंडर क्या होता है, हमने 1 साल का या 3 साल का हमने एक कैलेंडर बना लिया कि इस साल में इस सीजन में ये क्रॉप लेनी है, रबी में ये लेनी है, रबी में बीट लेनी है, खरीफ में मेज लेनी है, जायद में कौन सी लेनी है, ऐसे करके हमने कैलेंडर 3 साल का बना लिया। वो क्रॉप कैलेंडर कैसे बनाना है उसका कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे नहीं अंधाधुंध नहीं सेट करना है, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स के साथ में सेट करना पड़ता है, उसे हम क्रॉप कैलेंडर बोलते हैं। फ्लड अफेक्टेड एरिया, फ्लड से कैसे, मतलब कोई एरिया फ्लड अफेक्टेड कैसी है। ड्रेनेज एंड इम्प्रूविंग वाटर लॉगिंग सॉयल, मतलब वाटर लॉग्ड सॉयल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। क्रॉप प्रोडक्शन एंड अल्टरनेट यूज ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉयल, क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे ले सकते हैं अल्टरनेटिवली किसी सॉयल में, ठीक है। पुअर क्वालिटी वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड फिश प्रोडक्शन, जो पुअर क्वालिटी वाटर है, बेकार मतलब ब्रैकिश वाटर या फिर ऐसा पानी जो हम क्रॉप में डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, उसको हम एग्रीकल्चर में कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत सी प्रोसेसेस होती हैं, उसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। एमेलियोरेशन ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल, एमेलियोरेशन मतलब क्या है, साल्ट अफेक्टेड सॉइल का जो मैनेजमेंट है, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, ये जिप्सम पैराइट यूज़ किया जाता है, जिप्सम पैराइट वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो क्या करते हैं उसको दोबारा फर्टाइल सॉइल बना देते हैं, उसको बोलते हैं एमेलियोरेशन। तो साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स जो हैं उनको हम कैसे दोबारा फर्टाइल बना सकते हैं, या फिर जो अनयूजेबल सॉइल्स हैं उनको हम कैसे फर्टाइल बना सकते हैं, उसको एमेलियोरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टोटल सिलेबस है एग्रोनॉमी का। फ्रेंड्स 13 यूनिट हैं, 13 यूनिट में काफ़ी सिलेबस ब्रॉड सिलेबस है, तो लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, ये सारा का सारा सिलेबस आपको बहुत ईजिली आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आप कंटिन्यू हमारे साथ रहिए, और यहाँ पर आपको वीडियो के साथ में PDF भी प्रोवाइड की जाएगी, और कोर्स कब स्टार्ट होगा और उसका क्या रेट है, क्या है, वो आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में सर ने बता दिया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट में हम आपको अपने आप के बारे में बताना चाहेंगे। माई सेल्फ विमल कुमार, मेरा नाम विमल कुमार है। हमने अपनी PhD IRI से की है, IRI से हमारी PhD है, और तमिलनाडु एग्रीकल्चर से यूनिवर्सिटी से हमारी MSc है, और BSc हमारी नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है, और हमारा MSc JRF से है, ICR JRF से, और PhD हमारी ICR SRF और IRI एग्ज़ाम के थ्रू हुआ था, उससे हुई है, ठीक है, जो कि आपके SRF से भी टफ एग्ज़ाम होता है। IRI एग्ज़ाम अभी तो बंद कर दिया है, लेकिन तब उस समय पे हमारा उसके थ्रू एग्ज़ाम के थ्रू हुआ था, और SRF भी क्वालिफाई है। और फ्रेंड्स हम ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हैं, तो इसलिए अभी हम इस नेट का प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं नया कोर्स। सो फ्रेंड्स आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ आप लोग इंटरटेन करिए, और इसके साथ में हम आप लोगों को सारी की सारी जितने भी वादा किए हैं, जितने भी वादे किए हैं, उस सारे के सारे पूरे किए जाएंगे आपके। सो फ्रेंड्स थैंक यू ऑल।